Hello guys, welcome you all on The Catalyst and today we will discuss 21st अगस्त करंट अफेयर्स। और देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने अलग अलग प्रश्नों को पूछा था और उसमें एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब एनडीए यूपीए क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको एनडीए के बारे में बात करते हैं। पहले एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या राष्ट्रीय जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक गठबंधन होता क्या है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो बीजेपी है, बीजेपी राइट, इसके साथ में अदर ग्रुप्स होते हैं जैसे अकाली दल। अकाली दल इस बार साथ में नहीं लड़ा, आपको याद आ रहा होगा। अकाली दल जो है वो अलग होने की कोशिश कर रहा है। तो बीजेपी का अकाली दल के साथ, एक समय पे बीजेपी का शिवसेना के साथ में, तो अभी शिवसेना के साथ में गठबंधन नहीं चल रहा है। तो मतलब ये हुआ कि बीजेपी के साथ जैसे लोजपा, राइट, लोजपा जो है, लोजपा तो इस पासवान, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि बहुत सारे समूह जो एनडीए के साथ मिल जाते हैं, मतलब बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, वो बनता है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इज इट क्लियर। अब आ रही है बात यूपीए की। तो यूपीए का मतलब क्या है? यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और ये जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, इसमें आपको याद आ रहा होगा यूपीए 1 आई थी। अब यूपीए 1 क्या है भाई? जो 2004 से 9 तक रही थी, वो यूपीए 1। और यूपीए 2 क्या है? जो 2009 से लेकर 2014 तक रही। क्या मतलब हो गया? देखिए हुआ क्या कि जब फर्स्ट बार कांग्रेस आई थी तो उनमें कुछ पार्टीज शामिल थी, है ना। कुछ पार्टीज हो सकता है निकल गई हो सेकंड में, कुछ जुड़ गई हो यूपीए के साथ में। तो एग्जैक्टली बहुत सारी पार्टीज जुड़ती हैं, निकलती हैं, कई बार उनकी बनती नहीं है। और इस तरह से, तो जैसे आपको याद आ रहा होगा एक और कि पीडीपी के साथ भी, पीडीपी के साथ गठबंधन बना लिया था, तो पीडीपी के साथ भी अलायंस हो गया था एनडीए का। इज इट क्लियर। तो ये है एनडीए और यूपीए। इज इट क्लियर। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर शुरुआत में बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को आप आज कवर करने वाले हैं। तो एक तो देखिए इलोपमेंट, मोस्ट प्रोसिक्यूटेड अंडर चाइल्ड मैरिज। इलोपमेंट का मतलब क्या है? भगा कर ले जाना, एबडक्ट कर लेना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इस तरह का बहुत से प्रोसेस देखने को मिले हैं चाइल्ड मैरिज में। यहां पर एक डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से फीमेल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और पुरुष, मेल की तुलना में फीमेल का ज्यादा विवाह होता है चाइल्ड मैरिजेस। उनको जल्दी विवाह करवा दिया जाता है, यहां से वहां मतलब जो है कई बार बेच दिया जाता है, बहुत सारी चीजें। तो हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल, फिर एक सहकार प्रज्ञा, ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से रिलेटेड अभी क्या स्कीम आई है, ये मैंने आपके लिए लगा दिया है क्योंकि हमने रिसेंटली डिस्कस किया था किगाली एग्रीमेंट। तो किगाली एग्रीमेंट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो उसका ब्रीफिंग ये आप अपने लेवल पर जरूर पढ़ेंगे। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। यस, तो आज एक स्टूडेंट ने ये पूछा था वाया मेल कि सर हमें कर्व समझ में नहीं आते, इकोनॉमिक कर्व। तो देखिए इकोनॉमिक कर्व दो तरह के हैं। पहला कर्व तो थियोरेटिकल कर्व जो है, मतलब जैसे बेवरेज कर्व है, लॉरेंज कर्व है, राइट, कुनेज कर्व है, गिनी कोफिशिएंट है। तो ये तो हो गया जो थियोरेटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है। दूसरे प्रकार के कर्व वो जो अभी पैंडेमिक के दौरान जो रिकवरी किस तरह की हुई है, के शेप्ड रिकवरी है, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी है, एल शेप्ड रिकवरी है, इलोंगेटेड यू शेप्ड रिकवरी है, इन सभी पर आज हम लोग बात करेंगे। तो अलग अलग कर्व्स मैं आपको एक कंप्लीट इकोनॉमी का, और उसके बाद में गिनी कोफिशिएंट वगैरह, और उसके बाद में ये जेड कर्व, वी कर्व, डब्ल्यू कर्व, एल कर्व, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो ये कर्व वाला स्टूडेंट ने डिमांड की थी, उस हिसाब से मैं लिया है। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसके ऊपर 4 मेंस के क्वेश्चंस भी लाया हूं
ताकि आप जो है इसको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकें इस क्वेश्चन से रिलेटेड यदि आता है कुछ तो। और हमेशा पूछा जाता है कि पर्टिकुलर फला जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, तो ये कैसे डिसाइड होता है, क्या आधार है, तो ये सभी जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में आर्टिकल 282 भी इससे रिलेटेड है। अभी देखा गया रिवर पोल्यूशन अफ्रीका में, और यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलेगा एग्जाम के लिए, क्या है कैसे इंपॉर्टेंट है। शुगर केन के प्राइस जो है वो 2017 से स्टैटिक बने हुए हैं पंजाब में, एक जैसे ही बने हुए। इसका मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ा ही नहीं गए, तो फार्मर्स थोड़ा सा नाराज है इस बात को लेकर। इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान, इससे पहले हमने किगाली एग्रीमेंट में भारत के क्या प्लान है, भारत किस प्रकार से कवर करेगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कैसे रोकेगा, उस पर बात की थी। कास्ट सेंसस अभी बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है, हम लोग डिटेल में आज कास्ट सेंसस के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को लेकर। तो जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, और साथ ही साथ में राइट इसके अलावा साथ ही साथ में जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, तो यहां पर हम लोग बहुत से फैक्ट और डेटा को पढ़ेंगे, है ना। चलिए, इसके बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूशन हमने पढ़ा था, तो इसके डिफरेंस मैंने आपके लिए लगा दिया ताकि आप इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल सकें। व्हाट इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर नीड राइट नाउ, इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसको क्या आवश्यकता है, आपको पता है भारत का लार्ज मेजर सेक्शन जो है इनफॉर्मल सेक्टर के तौर पे है आज की तारीख में। और फाइनली वी विल डिस्कस राजनाथ सिंह जी ने अभी ओपन किया है डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज 5.0, तो इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई थिंक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल डिस्कस टॉपिक रिलेटेड टू इलोपमेंट, मोस्ट प्रोसिक्यूटेड अंडर चाइल्ड मैरिज। सबसे ज्यादा ये प्रचलित में है, और जो छोटी फीमेल हैं उनको बेच भी दिया जाता है, यहां से वहां स्थानांतरित कर दिया जाता है, और उनके ऊपर बहुत सारे जो है परसिक्यूशन किया जाता है। तो देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, नई स्टडी, नए अध्ययन से पता चला है कि जो लीगल प्रोसीडिंग है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस आर कॉमनली अंडरटेकन अगेंस्ट इलोपमेंट। हमने ये देखा कि जो लीगल प्रोसीडिंग होती है ना, वो ज्यादातर इलोपमेंट, मतलब इलोप का मतलब क्या है, भगा कर ले जाना या किसी से शादी करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना उसे। तो इलोपमेंट के खिलाफ ज्यादातर जो है प्रोसीडिंग्स देखने को मिलता है, वेरेज जबकि बलपूर्वक जो दबाव बनाकर चाइल्ड मैरिजेज हुए ऑफन गो अनपनिश्ड, वो उनमें पनिशमेंट नहीं मिलता, इलोपमेंट में तो मिल जाता है। इज इट क्लियर? तो ऐसे कुछ केसेस सामने आए जिसमें 2019 में 525 केसेस वर रजिस्टर्ड अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेज एक्ट 2006 कंपेयर्ड विद 6590 चिल्ड्रन हु वर डीम्ड टू हैव बीन किडनैप्ड। तो उसमें क्या हुआ, लगभग 6590 चिल्ड्रन जो है वो पता चला किडनैप किए गए, मतलब इलोपमेंट ही हुआ ये एक तरह का, ऑन अकाउंट ऑफ इलोपमेंट और लव रिलेशनशिप। और ये मैरिजेस जो है ना बहुत ही ज्यादा, यूं कह लीजिए कि इसमें ह्यूमन राइट्स तो पूरी तरह से साइडलाइन हो जाता है, स्पेशली फॉर द फीमेल। तो 12,724 केसेस ऑफ चिल्ड्रन हु वर किडनैप्ड फॉर पर्पस ऑफ मैरिज। तो यहां पर आपको पता होगा अभी कई बार ऐसा होता है कि जो गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से लड़की को बेच दिया जाता है, और वो भी शादी के लिए। ऐसे कई केसेस हैं, जैसे आपको पता है हरियाणा का डेमोग्राफी क्या है और मेल फीमेल रेशियो क्या है। तो इसलिए क्या होता है, आप लोग देखते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती है तो वो इस प्रकार से मैरिजेस करते हैं, राइट। तो अब क्या क्या कॉजेज हैं, कारण क्या है। सो यहां पर आप देखेंगे कि जो अंडर एज्ड गर्ल है वो ज्यादा प्रोन टू चाइल्ड मैरिज देन बॉय। ज्यादातर चाइल्ड मैरिज किसकी होगी, क्योंकि देखिए लोगों को जो है एक्चुअल में मेल शॉविनिज्म है, तो सीधी सी बात है फीमेल जो है उसकी जो अंडर एज्ड गर्ल की जो शादी होगी वो ज्यादा देखने को मिलेगी लड़कों की तुलना में। गर्ल्स आर ऑफन सीन विद लिमिटेड इकोनॉमिक रूल्स,
और गर्ल्स को ये देखा जाता है कि वो इनका इकोनॉमिक रोल्स इतना नहीं होता है, तो उनको क्या है घर में काम करना और एक तरह से जो बोलते हैं कि फोर्स्ड लेबर घर पर करवाया जाता है, तो ये सब यहाँ पर होता है। लॉ एंड ऑर्डर आर स्टिल नॉट एबल टू प्रोवाइड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द गर्ल्स इन द एडोलेसेंस एज, तो उन्हें सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं मिलता। सो सम पेरेंट्स गेट देयर गर्ल चाइल्ड मैरिज एट यंग एज, तो आप ये देखते हैं कि उनको जो है किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसलिए फीमेल की, लड़की की शादी बहुत अर्ली एज में करवा दी जाती है। लैक ऑफ एजुकेशन है, डॉरी से बचने के लिए जल्दी करवा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रायोजन हैं, और जो हमारा ये सोशली कल्चर है वो इसी प्रकार के कुछ पैटर्न पे बन चुका है। सो इकोनॉमिक प्रेशर ड्यू टू पेंडेमिक हैव पुश्ड पुअर पेरेंट्स टू मैरी ऑफ देयर गर्ल अर्ली। अब देखिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, लड़की की शादी कर देते हैं ताकि वो सामने वाले परिवार में आराम से काम कर सकेगी, और ये मतलब एक्चुअल में सोच होती है, वो काम करती रहेगी और जो है सामने वाले परिवार को जो है एक सपोर्ट मिल जाएगा, और इनके लिए वो लड़की जो है, जो मेन पेरेंट्स हैं उनके लिए बर्डन बनी हुई है। तो ये एक एक्चुअल सिनेरियो पेंडेमिक के बाद एक स्पेशली देखा गया। तो इस प्रकार का जो ये सिनेरियो है उसके कारण भी ये केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ड्यूरिंग दिस 1.5 ईयर पेंडेमिक इरा। सो चाइल्ड मैरिजेस इज एसोसिएटेड विद हायर रेट्स ऑफ सेक्सुअली। अब देखिए यहाँ पर ये भी है कि भाई जो चाइल्ड है उनको समझ भी नहीं है, बहुत सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स इत्यादि उनके बारे में नहीं पता है, तो इसलिए HIV का खतरा सबसे ज्यादा होगा। एक तरफ हम HIV को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, है ना। सो चाइल्ड मैरिज कंट्रीब्यूट टू लार्जर फैमिली एंड टर्न पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये भी पता है कि जो फैमिली प्लानिंग वगैरह है वो एजुकेटेड और सही समय पर शादी होगी तो वो एक मानसिक रूप से तैयार होते हैं चीज़ों के लिए। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ में ये बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो ये सब इम्पैक्ट हैं अर्ली मैरिजेस के। चिल्ड्रन मैरिजेस एट यंग एज डू नॉट अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि शादी की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वो नहीं समझ पाते हैं। चाइल्ड ब्राइड जो है उस पर क्या इम्पैक्ट होते हैं, एक तो उसका राइट्स के वायलेशन पूरी तरह से हनन होता है ना। डिस एम्पावरमेंट, महिला के वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, यहाँ डिस एम्पावरमेंट हो जाएगा। पुअर सोशलाइजेशन एंड हेल्थ इश्यूज आएगा, क्योंकि अर्ली मदर बन जाती है तो उसके कारण उसको बहुत से हेल्थ इश्यूज फेस करने होते हैं। तो इस प्रकार से ये वो इम्पैक्ट है जो एक चाइल्ड ब्राइड के ऊपर, मतलब जो दुल्हन है उस पर, छोटी बच्ची दुल्हन है। तो यहां पर देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट ऑफ 1929 रेस्ट्रिक्ट करता है चाइल्ड मैरिज। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929 ये चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ये भी याद रखना है, वाज इनेक्टेड टू एड्रेस फिक्स द शॉर्टकमिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 5 है उसमें जेंडर इक्वालिटी के चलते वुमन का एम्पावरमेंट करना और इसीलिए चाइल्ड मैरिजेस को रोकने की बात की गई है। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी आपके लिए। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट 1929 का एक्ट, 2006 का एक्ट, फिर SDG गोल 5 में आता है ये, एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 प्रेस्क्राइब 18 एंड 21। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या बोलता है कि फीमेल की एज 18 साल और मेल की एज 21 ईयर हो, और ये कंसेंट पर ही हो शादी, राइट, वुमेन एंड मैन के रिस्पेक्टिवली। तो ये एज कंसेंट के आधार पे हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अभी रिसेंटली स्टडीज में सामने आया है, और इसीलिए एक बार फिर चाइल्ड मैरिजेस जो है चर्चा में आ गई हैं, राइट। अब बात कर रहे हैं सरकार प्रज्ञा। ये एक स्कीम है जो लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, जो कि बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो रूरल एरियाज में। अब आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत सारी है, लार्ज नंबर में, लेकिन उनके भी तो ट्रेनिंग होना चाहिए, स्किल अप होना चाहिए, अप स्किलिंग होनी चाहिए। और इसी के लिए चूंकि अब करंट में और सबसे खास बात यह कि ये नए कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं लाई गई है। ये जो व्यक्ति हैं, बताइए क्या नाम है इनका, नरेंद्र सिंह तोमर, करंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑफ सहकार प्रज्ञा,
देखिए विलेज का एक्चुअल अपलिफ्टमेंट करना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल ट्रेन्ड हो, और उसके लिए ये सहकार प्रज्ञा लाया गया है। इज इट क्लियर? तो ट्रेनिंग किसके द्वारा दी जाएगी? एनसीडीसी के द्वारा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, ये याद रखना, एनसीडीसी। एंड लक्ष्मण राव ईमानदार नेशनल कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमी। तो ये देखिए, ये भी अपने आप में कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बेसिकली काम करती है किसके लिए? बेसिकली काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इंप्रूवमेंट के लिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमी जो है लक्ष्मण राव ईमानदार नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमी, एनसीडीसी। यहां पर 18 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे अक्रॉस द कंट्री, और वो फंड किए जाएंगे एनसीडीसी के द्वारा। तो ये सब याद रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंप्रूव किया जाएगा, तो एक हॉलिस्टिक इंप्रूवमेंट होगा रूरल इकोनॉमी में। ये मैंने आपके लिए लगा दिया है, ये ऑलरेडी दिस पार्ट आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन द इमेज। और यहां पर मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये ग्रीन हाउस गैस की तरह तो काम करता है, लेकिन ओजोन डिप्लीशन में इसका कोई रोल नहीं होता। और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, आपके लिए एक प्रश्न है कि वाई, क्यों ओजोन डिप्लीशन ज्यादा है, मोर देयर इन एंटार्क्टिक रीजन बट नॉट लेसर इन आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन में कम क्यों है? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लेना, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट, और आपको मुझे जरूर आंसर देना है। और एक स्टूडेंट ने बोला था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और साथ ही साथ में कुरुक्षेत्रा एंड योजना मैगजीन्स जो अभी नहीं चल रही, तो इनकी क्लासेस भी मैं रेगुलर बेसिस पर लाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट, इनकी भी क्लासेस आपको मिलने लग जाएंगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे डेडिकेटेड क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आ रहे हैं डायरेक्टली अदर सेक्शन पर। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक कर्व्स के बारे में सबसे पहले, ताकि जिनको जो डाउट है, डिलेमा है, कंफ्यूजन है, वो सब दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेवरेज कर्व की। देखिए बेवरेज कर्व बेसिकली है क्या, पहले आप ये देखिए कि बेवरेज कर्व में एक तो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हॉरिजेंटली वाई एक्सिस पर, और जो एक्स एक्सिस पर है जॉब ओपनिंग रेट्स। इज इट क्लियर? अब ये किसके बीच में रिलेशन शो करता है बेवरेज कर्व? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हॉरिजेंटल है अनएम्प्लॉयमेंट, एंड जॉब, ये यहां पर इन्होंने उल्टा दे दिया है, जॉब ओपनिंग रेट्स वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजेंटल पे यहां पर ये उल्टा दिया, देखिए ना, कोई बात नहीं, बट बेसिकली ये इनके बीच में एक कर्व है, जॉब ओपनिंग रेट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सामने आती है बेवरेज कर्व में, कि द आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द बेवरेज कर्व, ये जो आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, सजेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर आर क्वालिफाइड फॉर द अवेलेबल जॉब। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी किसी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जाती है, तो जॉब ओपनिंग्स तो बहुत होती हैं। देखिए बहुत जगह आप देखेंगे कि बहुत सारी जॉब वैकेंट है, लेकिन उसके लिए जो एलिजिबल लेबर है, वर्कफोर्स है, उसकी कमी है। और इसके कारण क्या होता है, इवन दो देयर इज जॉब ओपनिंग्स बट लैकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो है ये लोग फोर्स्ड लेबर, जो सॉरी नॉट फोर्स्ड लेबर, स्किल्ड लेबर यहां पर नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, ये गैप लगातार बढ़ता चला जाता है, और इसीलिए डाउनग्रेड। तो आपने कई बार देखा होगा गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स ओपनिंग है, लेकिन स्किल्ड लेबर की कमी की वजह से जो है क्वालिफाइड नहीं हो पाते वो उस पोस्ट पर, यही शो करता है बेवरेज कर्व। तो ये इस बेवरेज कर्व को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जब भी आप पॉइंट आउट करें, जब भी हम लोग कौशल भारत योजना की बात करते हैं, तो आप उसको बेवरेज कर्व का रेफरेंस दे सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद सेकंड कर्व है एंजल कर्व। इट डिस्प्लेस हाउ हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑन पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज वेरीज विद द चेंज ऑफ हाउसहोल्ड इनकम। जैसे जैसे
लोगों की खरीद क्षमता, परचेजिंग पावर बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्या होता है, पहले जब परचेजिंग पावर कम रहती है तो वो मेनली उनका ध्यान होता है फूड सिक्योरिटी पर, मतलब खाद्यान्न मिल जाए, प्रॉपर खाना मिल जाए। जैसे जैसे हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी तो एग भी लेंगे, मिल्क का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, एग का डिमांड बढ़ जाएगा, क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ जाएगा। धीरे धीरे और यदि इनकम बढ़ गई तो लोग सिन गुड्स, अपनी सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं उसको परचेस करना स्टार्ट कर देंगे। सो ये रिफ्लेक्ट करता है एंजल कर्व। बेवरेज कर्व आपको क्लियर है, अब बात करें एंजल कर्व की। सो एज द इनकम ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीज, इट्स एक्सपेंडिचर ऑफ फूड एज परसेंटेज डिक्लाइन। जैसे इनकम बढ़ती है तो फूड पर तो परसेंटेज डिक्लाइन हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, और अपने स्टेटस को मेंटेन करने का जो है ना कर्व। तो ये देखिए पहले क्या था, पहले यहां पर फूड के प्रति कमोडिटी पर फोकस कर रहे थे, बाद में क्या हुआ, वो किस पर फोकस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपने स्टेटस मेंटेन करने वाले गुड्स के ऊपर। इज इट क्लियर? तो डिराइविंग एंजल कर्व, तो ये एंजल, आपको मुझे बताना है कि एंजल ब्रोकिंग क्या होता है। एंजल ब्रोकिंग आपने बहुत नाम सुना होगा, राइट? एंजल ब्रोकिंग बता दीजिए क्या होता है। कुनेज कर्व, अब बात आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुनेज कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। मतलब समझ गए आप, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वैसे वैसे क्या होता है, धीरे धीरे हम देखेंगे इनइक्वालिटी पर क्या असर होता है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, असमानता। तो देखिए सबसे पहले बात आ रही है डेवलपिंग कंट्रीज में, जब यहां पर देखिए ये है इनकम इनइक्वालिटी। तो शुरुआत में क्या होता है, एक देश बहुत गरीब है तो सभी लोग लगभग ज्यादातर गरीब होंगे, तो ज्यादा रिच और पुअर के गैप ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे विकासशील राष्ट्र और ग्रोथ करता है तो एक समय ऐसा है, जैसे इंडिया वाला केस है, कि एक समय ऐसा आता है कि अभी रिच और पुअर का डिवाइड बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं वहां पर एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर्स, वहां के सोसाइटल नॉर्म्स वो बहुत चेंज होते हैं, लोगों तक पैसा पहुंचता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और विकसित राष्ट्र में मतलब ये देखने को मिलता है कि वहां पर एक आम आदमी के पास पैसा भी है, कंपैरेटिवली जो गैप बहुत ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमीज है उनकी तुलना में। तो ये कुनेज कर्व पूरी तरह से इस प्रकार का है ना, जो है उल्टा यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप। तो ये बात क्लियर हुई आपको, ये कुनेज कर्व, इट इज इन्वर्टेड यू शेप, मीनिंग इनिशियल इकोनॉमिक ग्रोथ लीड टू ग्रेटर इनइक्वालिटी। जब शुरुआत में ग्रोथ होती है ना तो कुछ ही, अभी भी आप देख रहे हैं भारत में क्या है, अडानी, अंबानी, टाटास, बिरलास, बियानीज एक्सेट्रा, तो उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन उनके पास ज्यादा हो रखा है। इज इट क्लियर? फॉलोड बाय लेटर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, और फिर धीरे धीरे इनइक्वालिटी का रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पर कैपिटा इनकम में कैसे अंतर आया, राइट, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। फिर बात आ रही है लैफर कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लैफर कर्व में क्या है, लैफर कर्व इज अ थ्योरी दैट स्टेट्स लोअर टैक्स रेट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए रोनाल्ड रीगन जो थे और उनसे पहले जेराल्ड फोर्ड, आपको याद आ रहा है अमेरिका का जो सबसे बड़ा युद्ध पोत है वो जेराल्ड नाम से ही है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो वारशिप है वो जेराल्ड है, और वो उनके प्रेसिडेंट के नाम पे। जेराल्ड की स्कीम के बाद में क्या हुआ, रोनाल्ड रीगन आए, और रोनाल्ड रीगन ने किस इकोनॉमिस्ट की पॉलिसीज को फॉलो किया, आर्थर लेफर। आर्थर लेफर ने क्या बताया, आर्थर लेफर ने बताया कि आर्थर लेफर ने ये बोला कि यदि हम लोग इनकम टैक्स या और एनी टैक्स उसको बिल्कुल कम कर दें, कम कर दिया तो जो कंपनीज वगैरह हैं उनको, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स मेजर, जैसे भारत में आप मानेंगे 25% अभी कॉर्पोरेशन टैक्स चल रहा है, कुल जो नेट प्रॉफिट का 25% कॉर्पोरेशन टैक्स है, सीधा गवर्नमेंट के पास जा रहा है।
मान लीजिए इसको 5% कर दिया, 10% कर दिया, जैसा कि नहीं करेगी गवर्नमेंट, लेकिन कर दिया। एक समय पर था, आपको याद आ रहा होगा 2014 में, तो यही कॉर्पोरेशन टैक्स भारत में कितना था, 30% था। इसे अब कम करके 25% पे लाया गया है। तो जैसे जैसे ये टैक्स हम कम करते जाएंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें करेंगे, वो अपना इस पैसे को इन्वेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादातर क्या है, निवेश पर ही फोकस करते हैं। वो कंसंट्रेशन पे ज्यादा फोकस ना करके इन्वेस्टर निवेश के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे ही ये सब कुछ होगा तो एक बड़ा मेजर चंक क्या है, वो निवेश में जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ता चला जाएगा। और यही लेफर कर्व बताता है, और इसी को रीगानोमिक्स रोनाल्ड रीगन ने फॉलो किया था, ठीक है, अंडरपिन सप्लाई साइड इकोनॉमी। और इससे क्या होता है, ओवरऑल लेफर कर्व डिस्क्राइब्स हाउ चेंजेस इन टैक्स रेट इफेक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब होता क्या है, मान लीजिए पहले केवल 100 कंपनीज थी, टैक्स को कम कर दिया गया, 100 कंपनीज, टैक्स को कम कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। लेकिन उसके कारण मान लीजिए भारत में बहुत सारी कंपनीज विदेशों से आई, क्योंकि भारत में टैक्स बहुत कम है, 100 से 1000 हो गई मान लीजिए कंपनीज ने यहां पर सेटअप किया। तो आप सोच सकते हैं कि ओवरऑल रेवेन्यू मान लीजिए यहां पर 30% कॉर्पोरेशन टैक्स था, यहां पर मान लीजिए 10% भी कर दिया, तब भी आप देखिए 30 गुना 100 और 10 गुना 1000, तो आपको दिखेगा कि यहां पर ये 10,000 बन जाएगा, ये 3000 ही बन जाएगा। तो आप एक सीधा सीधा कैलकुलेशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है ओवरऑल। इन अदर इफेक्ट इज लॉन्गर टर्म, तो देखिए लेफर डिस्क्राइब करता है इकोनॉमिक इफेक्ट को, और इट वर्क्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। और इसीलिए क्या है, यहां पर कंपनीज ज्यादा से ज्यादा वर्कर हायर करेगी, एडिशनल इनकम देगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक। देखिए मार्केट फोर्स अपने आप इकोनॉमी को जो है एक नई डायमेंशन में ले जाएंगे। मार्केट फोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए जैसे जैसे टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया है, जैसे जैसे हम लोग टोटल रेवेन्यू कलेक्शन को कम करते जाते हैं, तो टोटल टैक्स रेवेन्यू एक्चुअल में गवर्नमेंट का बढ़ता भी जाएगा। अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट के फायदे में ही होगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा देश में। एक बिजनेस इज अबाउट फिलिप कर्व, और फिलिप कर्व में देखिए क्या होता है, आपको ये बात याद रखनी है, फिलिप कर्व में इन्फ्लेशन यदि बढ़ता है, मुद्रास्फीति महंगाई की दर बढ़ती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो कि नौकरियों की कमी, तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इनवर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मतलब कुल मिला के आपको समझ में आई बात, उल्टा है ना, एम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन यदि बढ़ रहा है। और इसका अपोजिट, यदि इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन यदि मुद्रास्फीति महंगाई की दर कम हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो रोजगार है वो कम हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो फिलिप कर्व में बताया गया, लेकिन हुआ बिल्कुल रिवर्स। यहां पर आपको याद रखना है कि 1970 में जब हमने अमेरिका और वहां की अर्थव्यवस्था को देखा, तो वहां पर समझ में आया फिलिप कर्व का रिवर्स चीजें हुई। आप भी देखते हैं कि जब भी आजकल इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, क्या देखते हैं आप लोग, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर यदि बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाती है। आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, महंगाई यदि बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। लेकिन आजकल क्या है, जो करंट कुछ सिनेरियोज देखे गए उसमें ये फिलिप ने तो बोला था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, जबकि हो रहा यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। और यही तो स्टैगफ्लेशन है, जिसमें महंगाई तो बढ़ती जाए, लोगों की नौकरियां न हो, और आज जैसा जॉबलेस ग्रोथ की भी बात करते हैं हम लोग। तो फिलिप कर्व A.W. फिलिप ने दिया था, उन्होंने रिलेशन बताया कि थ्योरी ये बोलती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स इन्फ्लेशन विच इन टर्न्स टू लीड मोर जॉब्स। यदि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ज्यादा जॉब बनेंगी और लेस अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा 1970 में जो स्टैगफ्लेशन हमने देखा। तो की टेक अवेज क्या है,
फिलिप कर्व एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यूज टू गाइड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 20th सेंचुरी बट कॉल्ड इनटू ए क्वेश्चन। लेकिन इस पर एक सवाल खड़े हो गए जब ये स्टैगफ्लेशन का इश्यू जब आया तो ये बिल्कुल रिवर्स हो रहा था इसके जो इन्होंने कहा था। इज इट क्लियर? रैन कर्व क्या है? रैन कर्व में देखिए इट डिस्प्लेज रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, जो गवर्नमेंट कितना स्पेंड करी, गवर्नमेंट जितना ज्यादा स्पेंड करती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होता है। और गवर्नमेंट स्पेंड कब करेगी? जब इकोनॉमी की साइज बहुत बड़ी होगी। तो इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप डिस्प्ले। तो रैन कर्व जो है जितना ज्यादा कोई गवर्नमेंट निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करेगी, स्पेंडिंग करेगी, राइट, तो उतना ही ज्यादा वेलफेयर वगैरह पे, जैसे हमारे मनरेगा वगैरह, तो उतना ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा थियोरेटिकली। तो ये पॉइंट रैन कर्व। फाइनली हम लोग एक और कर्व पे बात कर रहे हैं, कुज़नेट्स कर्व, जो एनवायरमेंटल है। देखिए प्री इंडस्ट्रियल एरा में क्या हुआ था, हमने ग्रोथ देखी, राइट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लगातार ये देखिए बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो शुरुआत में क्या हुआ, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ बहुत तेजी से। अभी करंट में ये पीक पर चल रहा है, 2030, 40, 50 में हम जैसे बहुत रिच हो जाएंगे, चीजें जो है टेक्नोलॉजिकल चेंज होंगी, तो उसमें क्या होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे और इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज बनाएंगे। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा इकोनॉमी ये अपने आप से डाउनग्रेडेड होती हुई दिखाई देगी। तो कुनेट्स कर्व अगेन ये उल्टा यू शेप, ठीक है। तो हमने कुज़नेट्स कर्व पहले भी देखा, लैफर कुज़नेट्स कर्व, राइट। तो कुज़नेट्स कर्व यहाँ पर आपको डेवलपिंग इकोनॉमीज, एक समय पे ऐसा आता है कि इनइक्वालिटी कम होती बढ़ेगी, चीप टॉप पे जाएगी, फिर धीरे धीरे कम होगी। तो ये आपको सभी कर्व्स जो है, इन केस यदि आप अपने आंसर राइटिंग में इन कर्व्स के बारे में बताएंगे तो आपके लिए बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। लॉरेंस कर्व जो है ये रिलेटेड करता है, जैसे गिनी कोफिशिएंट है, तो लाइन ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये है कि यदि लाइन ऑफ इक्वालिटी का मतलब सभी लोग जितने भी, मान लीजिए 100 हाउस होल्ड है, 100 परिवार, 100 के 100 परिवार में सबकी कमाई जो है 10,000 है, तो क्या हुआ, वो इक्वालिटी हुई, कंप्लीट इक्वालिटी है, वो है लाइन ऑफ इक्वालिटी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमेशा लॉरेंस कर्व इस तरह से नीचे की, और जो गिनी कोफिशिएंट है, गिनी कर्व है, वो भी कुछ इसी प्रकार का बनता हुआ दिखाई देता है। तो गिनी कोफिशिएंट एक मल्टीप्लायर है ना, 0 से 1 के बीच में होता है वो, राइट। तो यदि 1 के जितना क्लोज है उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है गिनी कोफिशिएंट में, 0 के जितना क्लोज है उतना ही ज्यादा इक्वालिटी है ये गिनी कोफिशिएंट। तो लॉरेंस कर्व में क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक्स पर यदि 45 है, वाई पर 42.2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो बॉटम की 45% पॉपुलेशन है ना, उसके पास टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम क्या, जो पूरे विश्व की जो इनकम है उसका 42.2% किसके पास है, बॉटम 45 के पास। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि x के ऊपर यदि हम लोग, है ना, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, यदि मान लीजिए 45 है, राइट, ये इस प्रकार से, ये टू बी प्रिसाइज बात करूं तो थोड़ा सा और 20 से नीचे जाएंगे, हम लोग 45 पर चल रहे हैं, राइट, ये कुछ यहाँ, राइट। तो ये जो है यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ से इन पॉइंट से पता चल पाता है कि अब देखिए पूरे 100% लोग हैं तो उनके पास तो 100 ही होगा ना, पूरा सभी 100 लोग हैं, मतलब विश्व के मान लीजिए 100 ही पीपल हैं, तो 100 के 100 के पास तो पूरे विश्व की जो टोटल इनकम है वो रहेगी। लेकिन ये कर्व जो है ना, एक्चुअल कर्व, जितना ज्यादा ये इस प्रकार का होता है उतना ही ज्यादा हमको ये कर्व, मान लीजिए इसकी बजाय ये होता और नीचे होता मान लीजिए, तो ये सब कर्व क्या बताते हैं कि ज्यादा इनइक्वालिटी है, और इसकी बजाय ये हो तो और भी कम इनइक्वालिटी। इज इट क्लियर? तो ये शो करता है कि बॉटम ऑफ द पीपल जो है उनके पास कितना कॉन्सेंट्रेशन है मनी का। फिर बात आती है गिनी कोफिशिएंट की, तो यहां पर देखिए कोफिशिएंट की रेंज कितनी है, 0 से लेके 100 तक। 0 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये बताता है कि रिच और पुअर में कितना गैप है, और देखिए ये यदि गैप लगातार बढ़ता जाएगा
तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा डेमोक्रेसी कोलैप्स हो सकता है, देश में अराजकता हो सकती है, क्योंकि वो लोग फाइनली क्या है, चीज़ें क्या हो जाएगी, कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, क्योंकि वो लोग एनार्की कर देंगे। तो इसीलिए इसको मेंटेन करना, गिनी कोफिशिएंट वगैरह पे बहुत बात होती रहती है, राइट। और तो गिनी कोफिशिएंट 1912 में कोराडो गिनी, जो इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे, है ना, सांख्यिकी विद थे, उनके द्वारा ये लाया गया। और लॉरेंज कर्व जो है ये 1907 में लाया गया था, लेट मी शो यू, सॉरी 1905 में लाया गया था, ठीक है, लॉरेंज, मैक्स लॉरेंज। तो ये वो कर्व्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, एकदम क्लियर है बात। अब बात आ रही है जेड शेप रिकवरी, बी शेप रिकवरी। इस प्रकार की रिकवरी हमने कहां पर देखी? ये सभी रिकवरी हमने देखी है इस पेंडेमिक के दौरान। तो देखिए ग्राफ ऑफ द ग्रोथ रेट को बताता है कि किस तेजी से जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी आफ्टर सच टाइप ऑफ पेंडेमिक। और ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। द इफेक्ट ऑफ द पेंडेमिक ऑन जॉब्स, जॉब पर क्या हुआ, हाउस होल्ड पर क्या हुआ, काइंड ऑफ पॉलिसी रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट ने कैसे इंटरवेंशन किया। तो सबसे पहले बात आ रही है जेड शेप्ड रिकवरी। तो जेड को आप लोग ऐसे जेड नहीं लेंगे, इससे तो क्या लगेगा आपको, इकोनॉमिक रिकवरी पहले तो नॉर्मल चल रही थी, बाद में गिर गई और फिर लगातार वो एक जैसी बनी हुई है गिरी हुई अवस्था में, ऐसा नहीं है। ये जेड शेप्ड रिकवरी बताता है कि इकोनॉमी बहुत क्विकली राइज कर रही है आफ्टर इकोनॉमिक क्रैश। कैसे है जेड? देखिए जेड कुछ इस प्रकार से कि पहले तो इकोनॉमी नॉर्मल चल रही थी, गिरी, फिर इसने तेजी से गति पकड़ी और फिर ये तो वापस से उसी ट्रैक पर आ गया। तो गिरने के बाद पहले तेजी लाई और फिर गिर गई। तो ये जो है जेड शेप्ड रिकवरी है। मतलब आपको कोई मतलब आप मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे जेड शेप को। इकोनॉमिक क्विकली राइज आफ्टर इकोनॉमिक क्रैश, क्विकली राइज कर जाए, ठीक है। और जो इकोनॉमिक डिसरप्शन था, जो परेशानी थी, वो छोटे कम समय के लिए रही, है ना, पीपल्स इनकम के लिए ओवरऑल। फिर आती है वी शेप्ड रिकवरी में क्या होता है कि नेक्स्ट बेस्ड सिनेरियो आफ्टर जेड शेप। और यहां पर क्या होता है, एक बार को तो जॉब्स वगैरह है परमानेंटली लॉस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे फिर से रिकवर करता और उसी ट्रैक पर आ जाता है। ये है वी शेप्ड रिकवरी। देखिए ये कर्व हमने ऑलरेडी, हम एक जीडीपी के ग्रोथ पर हैं और जीडीपी लगातार ग्रो कर रही है, ये इसीलिए बेस माना, और ये बेस वी ये हो गया, जेड क्या था, ये राइट। अब बात आ रही है यू शेप्ड रिकवरी। यू शेप्ड में भी इलोंगेटेड यू भी होता है, मतलब यू का मतलब एक लंबे समय तक बहुत आर्थिक स्थिति लंबे समय तक खराब रहे तो ये, और ज्यादा लंबे 2-3 साल तक रहे तो इस प्रकार से इलोंगेटेड यू। और फिर बाद में एक समय तो ऐसा आएगा जब रिकवरी होगी। तो ये एक जो है ड्रास्टिक सिनेरियो है। इट इज अ सिनेरियो इन विच इकोनॉमी आफ्टर फॉलिंग स्ट्रगल अराउंड द लो ग्रोथ, बहुत समय तक लो ग्रोथ देखने को मिलती है फॉर सम टाइम बिफोर राइजिंग ग्रेजुअली टू यूजुअल लेवल। इज इट क्लियर? तो ये है यू शेप, ये इलोंगेटेड यू हो गया, ठीक है। चलिए डब्ल्यू शेप में क्या है, जैसे 2 बार पेंडेमिक, 2 बार सॉरी जो सर्ज हुआ था कोविड-19 में, पहले हमने शुरुआत में देखा अप्रैल मार्च अप्रैल में, उसके बाद में फिर यहां पर देखा अगले साल मार्च अप्रैल मई जून में। तो एक बार इकोनॉमी ध्वस्त हुई, फिर थोड़ी बहुत रिकवरी कर गई थी, फिर से गिरी, फिर उठी। तो ये डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी है। अभी थर्ड आ जाएगा तो थर्ड वेव तो एक और बार इस प्रकार से गिरती हुई दिखेगी। फाइनली एक और कर्व है के कर्व। के शेप में क्या होता है, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, और इस बार पेंडेमिक में 10% ऐसी कंपनी जो आईटी सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन है, राइट, और एजुटेक वगैरह, तो ये तो के शेप कर्व में तेजी से उठी हैं। जबकि 90% कंपनियां जो हैं उनके प्रॉफिट वगैरह में कमी आई है। तो ये के शेप्ड रिकवरी होगी, ये गिरावट। और ठीक है, एल शेप में क्या होता है कि वापस जीडीपी उठे ही ना, परमानेंट लॉस हो जाए, है ना, वो विशियस साइकिल में चली जाए और कभी उठे ही ना, तो ये एल शेप्ड हो गया। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स 2 प्रकार की होती हैं, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। और जब भी कभी गवर्नमेंट स्कीम्स पूछा जाता है ना दोस्तों, आपको क्या क्या याद रखना है।
यदि जैसे भारत में बहुत सी लगभग 160 प्लस सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, राइट, हंड्रेड्स में ये हैं। तो इन सब के आपको याद रखने होंगे कि किस मंत्रालय के द्वारा, ये पहला प्रश्न आपको याद रखना है, किस मंत्रालय के द्वारा, किस अथॉरिटी के द्वारा ये रिलीज की जा रही है। जैसे अभी हमने बोला कि जो सहकार प्रज्ञा है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, तो ये प्रश्न इस प्रकार से याद रखना है। एम ऑफ द स्कीम, इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से टारगेटेड ग्रुप हैं, मतलब मार्जिनलाइज्ड हैं। जैसे हमने कल बात करी थी किसान स्कीम को लेकर, तो हमने बोला था सीमांत और लघु किसान जो है उनके लिए मानदान है ना, मानदान, तो ये स्कीम लाई गई है। फिर बात आ रही है टारगेट ग्रुप्स कौन है, राइट, टाइमलाइन क्या रही, किस प्रकार से अलग अलग समय पर, और ये किस अम्ब्रेला स्कीम के तहत यदि सब्ज्यूम है। फंड शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट कितना प्रतिशत है, सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये बात पता होनी चाहिए। अब एक बात आती है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये डिसाइड कैसे होती है, कि स्टूडेंट ने पूछा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगी, सेंट्रली सेक्टर होगी, क्या आधार होता है। तो देखिए कुछ ऐसे एजेंडाज होते हैं नॉर्मली जो यूनियन लिस्ट में हैं, तो यूनियन लिस्ट में जो पॉइंट्स हैं उन पर तो नॉर्मली क्या होगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी। 100% जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो किसके द्वारा आएगा, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यदि कोई स्टेट से रिलेटेड कोई स्कीम है, या फिर स्कीम प्रो टू स्टेट है, या फिर मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड है, तो उस केस में क्या करती है सरकार, सोचती है कि भाई 60% तो हम दें और 40% कौन दे, स्टेट गवर्नमेंट दे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में से पैसा देती भी है। इस सब का फायदा स्कीम को चलाने वाला कौन है, यूनियन गवर्नमेंट है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें फायदा उठाती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसके पास मेजर अमाउंट आता है उसका बेनिफिट क्या होता है, उसको अगले चुनाव वगैरह में मिलता है। इज इट क्लियर। तो एक्चुअल में सेंट्रल सेक्टर स्कीम का तो पूरा जो बर्डन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं इसमें बर्डन राज्यों पर भी आता है, लेकिन मेजर प्रॉफिट जो है वो सेंटर उठाती है। इज इट क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने एजेंडास को पूरा करने के लिए। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एक स्पेशल पर्पस ग्रांट है एक्सटेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स, स्टेट्स को मदद करने का एक मतलब, और टू एनकरेज द एंड मोटिवेट द स्टेट गवर्नमेंट टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम दैट हेल्प नेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। भारत एक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, और इसके चलते राज्यों को केंद्र सरकार की मदद से, इन स्कीम्स की मदद से मदद मिलती है, राइट। तो एक तरह से आप ये भी कह लीजिए कि ओवरऑल अपलिफ्टमेंट हो रहा है, क्योंकि अलग अलग जो ये डिसेंट्रलाइज्ड बॉडीज है, एजेंसी है, उन्हीं की मदद से ही तो जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट की मदद से नीचे तक पैसा पहुंचेगा। सो एग्जाम्पल ऑफ नेशनल गोल्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड एक्सटेंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, फिर एजुकेशन वगैरह आता है, टू एवरी हैबिटेशन, सभी को घर मिले, हेल्थ, इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, इन सबको खत्म करना, एजुकेशन, ये सब पर क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है नॉर्मली। तो एक तो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम डिवाइडेड इनटू कोर, जो कोर है, और कोर की भी कोर, तो ये दो प्रकार से हम लोग, है ना, कोर ऑफ द कोर स्कीम एंड कोर स्कीम्स, ये दो प्रकार की होती हैं। कौन, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। हाउ आर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल सेक्टर, तो ये आपको पता ही है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है उसमें इंप्लीमेंट किया जाता है सेंटर के द्वारा ही, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है राज्यों के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, राज्य करते हैं, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट देता है। तो इंप्लीमेंटेशन याद रखना, सेंट्रल सेक्टर का इंप्लीमेंटेशन केंद्र करेगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का राज्य करेगा, वो मैनेज करते हैं। CSS आर एक्सटेंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो एक्सटेंशन है यूनियन गवर्नमेंट का राज्यों को, और ये किसके तहत, 282 आर्टिकल के तहत ये प्रोवाइड किया जाता है। ये बात याद रखना, 282 आर्टिकल, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा 280 तो सेंटर और स्टेट रिलेशन है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन को ये और भी ज्यादा प्रगाढ़, स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वर्सेस सेंट्रल असिस्टेंस, तो देखिए एक तो केंद्रीय मदद और केंद्रीय सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम,
तो मेजर पार्ट ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंस गिवन बाय द सेंटर टू स्टेट टू इंप्लीमेंट द स्टेट प्लान्स। तो यहां पर जो प्लान्स होते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के, वो प्लान्स किसके होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। इंप्लीमेंट कौन करता है? स्टेट। लेकिन सेंट्रल असिस्टेंस में क्या होता है? स्टेट्स के प्लान पर काम होता है, राज्यों के जो प्लान है उस पर काम होता है, जबकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में केंद्र सरकार ने जो प्लानिंग की है उसके अनुरूप स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में बी ट्रीटेड सिनोनिमस टू, एक आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का पर्यायवाची है, मतलब पर्याय है, मतलब उसका अल्टरनेटिव है। देयर वर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस बिफोर। तो सेंट्रल असिस्टेंस सीधा सीधा केंद्र की मदद मिलती थी, आजकल ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ज्यादातर चलती हैं। 14 फाइनेंस कमीशन में जो है रिकमेंड किया था क्या कि डिसकंटिन्यू एट स्टेट गवर्नमेंट गॉट हायर रेवेन्यू आफ्टर 14 फाइनेंस कमीशन। तो यहां पर 14 फाइनेंस कमीशन के बाद ये सेंट्रल असिस्टेंस जो था मदद, वो लगभग बंद कर दी गई है। ठीक है, यहां पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए एक चतुर्वेदी कमेटी और उसकी रिकमेंडेशन आई। 2014 की बात है, जब यूपीए 2 का मतलब जो 2009 से 2014 की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया प्लानिंग कमीशन को, प्रोवाइडिंग टू मर्ज 147 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड ब्रिंग इट डाउन टू 66। तो ये कार्रवाई हुई थी कि इतनी ज्यादा स्कीम्स है तो उसमें ना तो उन पे कंट्रोल होता है, तो इनकी कुछ अम्ब्रेला स्कीम बना दी जाए प्रॉपर उसको। तो 147 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम थी उनको 66 में बनाने का ये सजेशन, रिकमेंडेशन दिया गया था, प्रपोजल दिया गया था। द मर्जल प्रपोजल वाज इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ चतुर्वेदी कमेटी विच हैड सजेस्टेड ब्रिंगिंग डाउन सीएसएस टू अवॉइड ओवरलैप। बहुत ज्यादा ओवरलैप, पैसे का जो है प्रॉपर जो हस्तांतरण है वो नहीं हो पाता है। आर्टिकल 282 क्या कहता है? एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय यूनियन और ए स्टेट आउट ऑफ इट्स रेवेन्यू। द यूनियन एंड स्टेट मे मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पस notwithstanding that the purpose is not one with respect to which parliament and legislature of state as case may make laws। तो यहां पर क्या है? 282 के तहत यूनियन और स्टेट क्या करते हैं? जो यूनियन और स्टेट ने ग्रांट्स दिए हैं एनी पब्लिक पर्पस के लिए, तो वो यहां पर आर्टिकल 282 के तहत, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को, स्टेट गवर्नमेंट जो है पंचायती बॉडीज को पेमेंट अलोकेट करती है। तो इस प्रकार का एक कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम यहां पर चलता है। क्रिटिसिज्म क्या होता है? देखिए, सीएसएस को डिक्टेट कौन करता है? सेंटर अपने एजेंडा को चलाता है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, मे नॉट बी रिलेवेंट टू स्टेट। इंप्लीमेंट स्टेट कर रहे हैं लेकिन हो सकता है राज्यों के लिए रिलेवेंट ना हो, तो केंद्र जो है वो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सीएसएस। ऑफर लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट, राज्यों को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, जो डिक्टेट कर दिया उसी के अनुरूप काम करना है। नीड्स ऑफ स्टेट्स डिफर अमंग देमसेल्व्स, अलग अलग राज्यों की नीड्स अलग अलग है। यूनिवर्सल सीएसएस पैकेज में नॉट बी प्रैक्टिकल इन ऑल केस, और एक यूनिवर्सल सीएसएस केस तो प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो इसलिए स्टेट वाइज ये क्या है? डिफर करता है कि किसी राज्य की डिमांड किसी अलग सेक्टर में है, डिफरेंट सेक्टर्स में। So many central sector scheme which offer only partial support from center में impose a burden on state। और इससे क्या होता है कि जो CSS है वो केवल पार्शियल सपोर्ट है सेंटर का, तो राज्यों के ऊपर एक नया बर्डन बढ़ जाता है। तो CSS यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। जैसे आजीविका मिशन था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, तो यहाँ पर जिसको नया नाम देकर नेशनल हेल्थ मिशन, उसमें सब्ज्यूम कर दी गई अदर स्कीम्स। तो ये सभी स्कीम्स जो हैं आपको याद रखनी है, यूपीएससी आप लोग एस्पायरेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मिड डे मील योजना। तो इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जरूर बताने। अगला प्रश्न आपको याद आ रहा होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, गांधी जी हमेशा गाया करते थे, और टॉल्स्टॉय जो फार्म था गांधी जी का, वहां पर उनके एक व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति ने उनको बताया कि भाई वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जो जाने से, वैष्णव जन तो उन्हें कहा जाएगा जो दूसरों के दुखों को पहचान पाए।
तो ये जो सॉन्ग और ये जो डॉक्यूमेंट्री, अभी इस पर डॉक्यूमेंट्री आई है, एक नया प्रकाश मतलब न्यू लाइट इस पर गई, और जिस सेंट से वो प्रभावित थे वो थे नरसिंह मेहता, जो कि 15th सेंचुरी के पोइट एंड फिलोसोफर थे वैष्णवाइट सेक्ट के। तो ये कौन है? नरसिंह मेहता है। हिस्ट्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1 के लिए। नरसिंह भगत 1414 से लेकर 1480 के बीच में इनका पूरा एज रहा, और अपर कास्ट फैमिली से थे नरसिंह, एंड एंगर्ड इज कम्युनिटी बाय, और लेकिन क्या है वो बहुत ही गुस्सा हुए जिस प्रकार से मेलाइनिंग कर रहे थे लोग, ह्यूमैनिटी सभी के लिए इक्वल होनी चाहिए, तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा थे उस चीज़ को लेकर, है ना, नरसिंह। ठीक है, सो नरसिंह रोट एकस्टेसी अबाउट कृष्णा। एकस्टेसी का मतलब वैसे तो होता है अत्यधिक खुशी जो होती है ना, उसके लिए एकस्टेसी वर्ड आता है। ही नोन एज द आदि कवि और द प्राइमरी पोइट ऑफ गुजरात। आदि कवि के नाम से प्राइमरी पोइट है ये, इस नाम से जाना जाता है। और अख्याना या फिर एंड प्रभातिया मॉर्निंग डिवोशन सॉन्ग, पदा वर्ष सुबह की जो मॉर्निंग डिवोशनल सॉन्ग्स है, उन्होंने बहुत से इस प्रकार के लिटरेरी वर्क किए हैं। और ये भजन गांधी जी के एक फेलो ने, जो रेजिडेंट था ऑफ द फोनिक सेटलमेंट इन टॉल्स्टॉय फार्म, उन्होंने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। द भजन इज प्लेड एज अ प्रेयर मीटिंग, और ये गांधी जी की जो मॉरल वेपन बना है ना, सिद्धांतिक रूप से इसने बहुत अच्छा काम किया, और अहिंसा की जो फिलॉसॉफी है उसको यहाँ से जनरेट हुआ, और इसीलिए वो समता की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे। पिछले दिनों में देखिए पॉल्यूशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है जीएस पेपर 3 से। रिवर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा अफ्रीका में बढ़ रहा है। देखिए अभी धीरे धीरे अफ्रीकन कंट्रीज ग्रोथ कर रहे हैं, यस और नो। और यहां पर ब्लू एंड इंडिगो कलर वगैरह जो फास्ट फैशन है वो अब प्रचलित हो रहा है। तो चीप लेबर है, और उस कारण से क्या है, तंजानिया, इथियोपिया, लेसोथो जो अफ्रीका के पास है कंट्री, मेडागास्कर, यहां पर देखने को मिल रहा है एक लार्ज स्केल पर पॉल्यूशन। तो आप याद रखना, भारत में कानपुर, अहमदाबाद, राइट, इसके अलावा राजस्थान में पाली, ये वो जिले हैं जो वर्स्ट हिट हैं ड्यू टू दिस क्लोथ, कपड़ों के कारण वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। सो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड लेदर, टैनिंग प्रोसेस कानपुर में बहुत होता है। तो इसके कारण लार्ज स्केल पर पानी जो है ना वो खराब होता है, क्योंकि इनकी सफाई वगैरह के लिए जो केमिकल्स हैं वो फर्टिलाइजर इत्यादि बहुत से इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो क्लोथ इंडस्ट्री जो है, राइट, फैब्रिक इंडस्ट्रीज, वो बहुत ही खतरनाक रोल प्ले करती है वाटर पॉल्यूशन में। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन 2015 अलोन ग्लोबल टेक्सटाइल क्लोथिंग इंडस्ट्रीज वाज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन ऑफ 79 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक ऑफ वाटर। तो क्लोथिंग इंडस्ट्री, इसके अलावा जो लेदर इंडस्ट्री, उसमें बहुत ज्यादा वाटर जो है वेस्ट होता है। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन बर्डन वाटर रिसोर्सेज लीड टू सैलिनाइजेशन एंड सॉइल इरोजन। सैलिनाइजेशन का मतलब वो सैलाइन खारा हो जाता है पानी। सॉइल इरोजन, मृदा की ऊपर की लेयर पूरी बर्बाद हो गई, ह्यूमस खराब हो गया, डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो ये इंपैक्ट के लिए ये आर्टिकल याद रखना है आपको। तंजानिया और ठीक है लेसोथो, मेडागास्कर में भी फास्ट फैशन का ये जमाना आया। तो फास्ट फैशन विच मेक मोस्ट ऑफ आवर कलेक्शन डिस्पोजेबल, रिलीज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक होता है, शिपिंग ऑफ द प्रोडक्ट कॉजिंग द वाटर पॉल्यूशन। शिपिंग जब होता है तब भी बहुत सारे प्लास्टिक इत्यादि जिनका यूज किया जाता है वो एक अपने आप में। क्लोथ इंडस्ट्री तो आप देखते हैं सभी के ऊपर एक पन्नी होती है, और वो पन्नी जो है कितना ज्यादा, और सिंगल यूज्ड पॉली बैग है वो। तो अनसेफ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो ये सारे इंपैक्ट्स जो है देखने को मिलते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन के लिए एक मेजर रिस्पॉन्सिबल है। देखिए 79 बिलियन मीट्रिक वाटर खराब हुआ। तो यहां पर अगला पॉइंट है, देखिए शुगर केन का जो प्राइस है 2017 से कुछ बिल्कुल नहीं बढ़ा है पंजाब गवर्नमेंट ने ना। कुछ हद तक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है पंजाब में। स्टेट एग्रीड प्राइस पॉलिसी पर काम होता है, और वहां पर अभी तक ये जो स्टेट एग्रीड प्राइस पॉलिसी है उससे ऊपर नहीं बढ़ाया गया। जबकि ओवरऑल भारत में आपको पता होगा मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस
एमएसपी के तहत शुगर केन भी उसमें आता है। शुगर केन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस क्या है कि किसानों का कितना कॉस्ट हुआ या कितना खर्चा हुआ और उसके ऊपर जो इनपुट कॉस्ट के ऊपर कितना ज्यादा उन्हें प्रोवाइड किया जाए। जैसे नॉर्मली एमएसपी में एमएस स्वामीनाथन ने क्या रिकमेंड किया, सजेस्ट किया कि भाई 50% जो उनका कॉस्ट लग रहा है उसके ऊपर कम से कम 50% तो मुनाफा हो, क्योंकि किसानों का मुनाफा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखेंगे कि वो तो एमएसपी की बात कर रहे हैं, अदरवाइज उनको बाहर मार्केट में जब सेल आउट करना पड़ता है ना, बिचौलिया जो इंटरमीडियरीज हैं, तो उनका तो मार्जिन और भी कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है, उसके तहत नहीं बल्कि स्टेट एग्रीड पॉलिसी, स्टेट एग्रीड प्राइस पॉलिसी के तहत पंजाब में ये सब होता है। तो पंजाब के फार्मर जो हैं आर नाउ डिमांडिंग टू इंक्रीज द एसएपी, है ना, उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और स्टेट एग्रीड प्राइस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इफ द प्राइस ऑफ द केन इज नॉट इंक्रीज दिस ईयर, यदि ऐसा नहीं हुआ तो देखने को मिलेगा कि किसान जो है दूसरी खेती में लग जाएंगे, और उससे ओवरऑल पंजाब जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है शुगर केन प्रोडक्शन में, वहां पर शुगर केन प्रोडक्शन में कमी देखने को मिल सकती है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कंट्रोल ये शुगर केन के लिए 1966 में लाया गया था। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस बताइए कौन देता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का रिकमेंडेशन? CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये प्रोवाइड करता है ना। और FRP जो है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जरूर याद रखेंगे। तो FRP हैज बीन अराइव्ड एट द टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रहा, ओवरऑल डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या है, डिमांड कितनी सप्लाई, उस पर भी फिगर आउट करते हैं, तब ये प्राइस डिसाइड किया जाता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट प्राइस क्या चल रहे हैं, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी क्या है, एंड टर्म ऑफ ट्रेड प्राइसेस ऑफ प्राइमरी बाय प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से इसका FRP डिसाइड किया जाता है। हमने किगाली में देखा कि किगाली जो एग्रीमेंट है 2016 किगाली, और किगाली एग्रीमेंट को 2019 में लागू किया है, और भारत ने इसको फाइनली रेटिफाई कर दिया है। तो भारत के भी अपने नेशनल इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान है कि HCF की जगह दूसरे अल्टरनेटिव लिए जाए, और हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर क्या हो रहा है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि क्या और गैसेस कूलिंग के लिए यूज की जा सकती है। सो 20-year इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान वाज रिलीज्ड बाय ओजोन सेल ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन 2019। तो यहाँ पर 20 ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। 20 साल का इंडिया ने कूलिंग एक्शन प्लान को रिलीज किया है, किसके द्वारा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ओजोन सेल, क्योंकि ओजोन का इंपैक्ट ही तो है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बैन किया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाया गया, अब इसको भी बैन करना है, ग्रीन हाउस गैस है, कितनी खतरनाक है, हमने बात की थी, लगभग ये 12 to 14,000 तक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का इंपैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से इसका ज्यादा है। सो जो ICAP है, इंडियन क्लाइमेट एक्शन प्लान, एम्स टू ब्रिंग डाउन द रेफ्रिजरेंट डिमांड, डिमांड को कम करना, 25 से 30% की डिमांड को कम करना देश में। एम टू रिकॉग्नाइज कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज, और कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज को रिकॉग्नाइज करना, और इस एरिया में नेशनल साइंस एंड टेक प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं। डिस्क्राइब कूलिंग एज डेवलपमेंटल नीड, लगातार इसमें डेवलपमेंट हो, कोल्ड स्टोरेज चेन्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी के लिए। तो ग्रो 8 times इन द नेक्स्ट 20 years, आपको ये भी पता है कि राष्ट्र की जो कूलिंग डिमांड है वो लगातार बढ़ेगी, अब लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो 8 गुना ज़्यादा हो जाएगी 20 साल में हमारी। तो ओवरऑल और भी ज़्यादा पॉल्यूशन हम करेंगे। फिर हम किगाली एग्रीमेंट को रेटिफाई कर रहे हैं, तो हमें उसका भी तो ध्यान रखना है। सो 5 to 8 time फोल्ड राइज डिमांड ऑफ रेफ्रिजरेंट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ HCF। तो इसके लिए क्या किया है, जो हैदराबाद बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और IIT बॉम्बे है, यहाँ पर इसके अल्टरनेटिव्स पर काम करने की बात की जा रही है। अदर ऑब्जेक्टिव क्या है, कूलिंग रिक्वायरमेंट्स और सेक्टर्स जो है, एनर्जी यूज, एनर्जी की भी जरूरत होती है। देखिए रेफ्रिजरेटर्स इतने बढ़ेंगे तो एनर्जी बहुत चाहिए, तो इन सबका एक पूरा का पूरा मैक्रो लेवल पर जो है डिमांड एंड सप्लाई गैप ना हो, उस पर भी रिसर्च किया जाता है। सो रिडक्शन ऑफ कूलिंग डिमांड
20% से 25% 2037 से 38 में, फिर आगे हम लोग 2037-38 में 25 से 30% रेफ्रिजरेंट डिमांड को कम करेंगे। तो अलग अलग हमने ये स्किलिंग एंड सर्टिफाइंग 1 लाख रेफ्रिजरेशन एंड एसी सर्विस सेक्टर टेक्नीशियन इन सिनर्जी विद स्किल इंडिया मिशन। तो 1 लाख के करीब ऐसे लोग जो ट्रेन करें कि किस लेवल पर उसे चलाया जाए। जैसे एसी की बात करें तो एसी को यदि हम लोग 18 पे 16 पे चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है। 24 पर चला रहे हैं, दैट इज गुड, क्योंकि इससे ओवरऑल एनर्जी और जो पोल्यूशन है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। इज कास्ट सेंसस डिजायरेबल? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिजायरेबल और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडेज सेक्शन। आज के लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 2021 का जो सेंसस आया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड किया नेशन वाइड कास्ट सेंसस। इवन जो मंडल आयोग था उसने तो केवल ओबीसीज जो भारत में है वो ये बोला कि पूरे भारत में ओबीसीज ही 52% है, और रिजर्वेशन कितना मिलता है? 27%। एक्चुअल में ये भी बोला जा रहा है कि एससी और एसटी जो है ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो तो है ना। और ओवरऑल यदि हम लोग बात करेंगे कि कास्ट सेंसस में जो ये मार्जिनलाइज सेक्शन है, एक्चुअल में ये दिखाया बहुत कम जा रहा है लेकिन ये है बहुत बड़ा। और यहां पर एक्चुअल में जो इसका बेनिफिट जो उठा रहे हैं रिजर्वेशन वाइज, वो तो कुछ उस बैकवर्ड क्लास के जो अगड़े लोग हैं, मतलब जो एडवांस लोग हैं, केवल वही एक्चुअल रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे। तो इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके डेटा को कभी भी जो है ना रिलीज नहीं किया जाता। उसको रिलीज करने पर ऐसा क्या है, बहुत सी स्कीम्स जो है ना उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी। तो एवरी सेंसस इज इंडिपेंडेंट। इंडिया में हमने देखा 1951 से 2011 तक लगातार जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को तो पब्लिश किया गया, बट अदर कास्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। बिफोर दैट एवरी सेंसस अंटिल 1931 कास्ट डेटा को भी रिलीज किया जाता था। अब कास्ट डेटा से क्या होता है, एक्चुअल में एक प्रकार का एनार्की हो सकता है, अराजकता होने की संभावना होती है, लेकिन आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। और जो है, यदि जो बात है उस फिगर को यदि क्लियर नहीं किया जाएगा तो स्कीम्स, पॉलिसी, जो रिकमेंडेशन है वो किस आधार पे होगी। सो बिफोर दैट एवरी सेंसस अंटिल 1931 यहाँ पर ये कास्ट रिलीज किया जाता था, कास्ट डेटा वगैरह। 1941 से कलेक्ट जो डेटा है वो पब्लिश नहीं किया गया, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है। मंडल कमीशन ने तो बोल दिया था 52% तक तो ओबीसीज ही हैं। मंडल आयोग का आपको पता होगा जिस प्रकार से विरोध हुआ था, जितने लोग मारे गए थे 1991-92 में मंडल कमीशन के द्वारा की जो रिकमेंडेशन वगैरह, आपको याद आ रहा होगा ये सब। पीवी नरसिम्हा राव साहब की गवर्नमेंट थी। सम पॉलिटिकल पार्टीज मेक देयर ओन एस्टिमेट्स इन स्टेट्स एंड लोकसभा एंड असेंबली सीट ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना अपने खुद के एस्टिमेट्स लगाती हैं। कास्ट सेंसस का एक और इम्पैक्ट ये होगा कि जो हम लोग एक देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगी अपना कास्ट कार्ड प्ले करने में। तो ये एक ड्रास्टिक इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। आर्ग्यूमेंट फॉर द कास्ट सेंसस, तो ये एक्चुअल मार्जिनलाइज सेक्शन कितने हैं उनका नंबर्स बताएगा। डेटा, पॉलिसी मेकर्स को डेटा चाहिए तभी तो वो कुछ रिकमेंड करें, किस प्रकार की पॉलिसी बनाए। अदरवाइज ये तो केवल ड्राइंग रूम स्कीम्स बन जाती हैं, ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल में क्या सिनेरियो है वो क्लियर ही नहीं है। जुडिशियल बैकिंग, द कोर्ट इन इंडिया हैव ऑफन emphatically said that important to have adequate data होना चाहिए प्रॉपर। कास्ट ऑफर्स प्रिविलेजेस, कास्ट इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ डिसएडवांटेज, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रिविलेज एंड एडवांटेज इन सोसाइटी के अंदर ओवरऑल एडवांटेज में मदद करेंगे। कास्ट डजंट मार्जिनलाइज के लिए नहीं है, ओनली डिसएडवांटेज के लिए नहीं है, ओवरऑल एक होलिस्टिक सिनेरियो हमको क्लियर हो जाएगा। एंड रिड्स अवे कास्ट रिजिडिटी, और कास्ट रिजिडिटी भी धीरे धीरे जब ये नंबर्स क्लियर होंगे तो वो कास्ट रिजिडिटी भी धीरे धीरे कम होगी। जो मिथ्स हैं है ना वो भी धीरे धीरे क्या होगा, एलिटिज्म के जो मिथ्स हैं वो सब भी दूर होंगे। कास्ट एलिटिज्म कैन बी डिबंक थ्रू द कास्ट सेंसस, वो पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट
ये तो थे इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस की क्यों जरूरी है। अगेंस्ट क्या है 50% ब्रीच। It is argued that socio-economic caste census is only way to make caste case to breach 50% cap of the reservation। ये ही एक वो तरीका है, आपको याद आ रहा होगा इंदिरा साहनी केस 1992 जिसमें 50% कैप है, वो कैप जो है ना बहुत बढ़ जाएगी, वो 70-80% तक भी चली जाएगी क्योंकि ये लार्ज नंबर में है, राइट, ये जो पॉपुलेशन है। राइजिंग असर्टिवनेस, मोर the state ignores out caste, the more tendency to preserve caste। जितना ज्यादा इग्नोर किया जाएगा कास्ट को, the more tendency to preserve caste and protect it, and this is observed in many state। तो ज्यादा प्रिजर्व वगैरह देखने को प्रिजर्वेशन मिलेगा। क्योस हो सकता है डेटा गैदरिंग के बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। सोशल फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, डिस्प्यूट की सिचुएशन हो। ब्रीचिंग द 50% कैप इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कोर्ट। आपको पता होगा 69% तमिलनाडु जो है उसमें 50% कैप नहीं है, 69% है। क्वेश्चनिंग द sacrosanctity, some feel that nothing sacrosanct about 50% limit, it can be exceed, ये बढ़ भी सकता है if necessary, but clear argument should be given for why this is being done। तो यहाँ पर एक सही आर्ग्यूमेंट दिया जाए कि क्यों किया क्यों जा रहा है, ये बात पता हो तो जरूर ये किया जा सकता है, 50% को भी एक्सटेंड किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर लेकिन क्या है कि एक्चुअल रिजर्वेशन अब सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड हो तो ही प्रॉफिट है। अदरवाइज क्या होता है कि जो बहुत लंबे समय से केवल बेनिफिट्स उठाते जा रहे हैं, और मान लीजिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कह लीजिए, शेड्यूल्ड कास्ट में कह लीजिए, ओबीसी में तो आप देखते हैं कि कट ऑफ जनरल से भी ज्यादा चला जाता है। ये एक सिनेरियो क्यों है, ओबीसीज का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। ये बात आपको राजस्थान के आरएएस में देखने को मिलेगी, आरएएस का जो एग्जाम है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। सो इनएफिशिएंसीज ऑफ रिजर्वेशन, यहाँ पर फ्रैक्शनल बेनिफिट्स, द वे रिजर्वेशन इज प्रैक्टिस्ड हैज इनवेरिएबली लीड टू एलिट्स अमंग द कास्ट एंड कम्युनिटीज। हर कास्ट कम्युनिटीज में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, शेड्यूल्ड कास्ट में एलिट्स बन चुके हैं, तो ये फ्रैक्शनल बेनिफिट्स मिल रहा है रिजर्वेशन का एक्चुअल में, और जो व्यक्ति को एक्चुअल में फायदा मिलना चाहिए वहां तक तो ये पहुंचता ही नहीं है क्योंकि वो एजुकेशन में नहीं है, वो वेल एजुकेटेड नहीं है, डोमिनेशन हो गया है पर्टिकुलर लोगों का। वेलफेयर इजंट रिजर्वेशन वेलफेयर का काम एक्चुअल में कर नहीं रहा है। आप ओवरऑल देखेंगे तो एक्चुअल में रिजर्वेशन वेलफेयर का काम कर नहीं रहा है, और ये बात जरूर है कि इनको हटाया नहीं जा सकता, ये एक बहुत ही जो है प्रॉब्लम है। वाई कास्ट सेंसस ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्शियल, डेटा मैनिपुलेशन, कई बार क्या होता है डेटा मैनिपुलेट कर दिया जाता है, चेंजमेंट होता है। सेंसरिंग ऑफ डेटा, उसमें कुछ जो है वी हैव हैड इंस्टेंसेस वेयर द डेटा हैज बीन कलेक्टेड बट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक, पब्लिक किया ही नहीं गया, सेंसर्ड कर दिया, उसे रोक दिया, डेटा मैनिपुलेट किया जाता है। relative deprivation, since caste census is necessary, it is not a happy thing, it is not a great achievement, it is just something that is the state has to do circumstantially, मतलब उसे परिस्थितिवश ये करना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है, कास्ट प्ले कार्ड देखने को मिलेगा। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हैज द सॉल्यूशन, ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। वी हैव गॉट लॉक्ड इनटू माइंडसेट वेयर थिंक ओनली दोज कम्युनिटीज विच वांट वेलफेयर बेनिफिट्स इन स्टेट मस्ट बी एन्यूमरेटेड। वाकई में जिनको आवश्यक है, वाकई में जो मार्जिनलाइज्ड है, उन तक ये पहुंचे। मैनी हैव आर्ग्यूड दैट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वुड बी द बेस्ट वे टू रेशनलाइज द रिजर्वेशन। तो एक यहाँ पर 10% का वो EWS वाला पॉइंट डाल भी दिया गया है, धीरे धीरे एक्सटेंड होता चला जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे जैसे रिजर्वेशन को किया गया। अर्लियर गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट काउंटिंग कास्ट विल परपेचुएट इट। तो कंक्लूजन ये है, देखिए कि फेवरिंग वन कास्ट बिकम अ डिसफेवर फॉर अदर। एक कास्ट को फेवर करना, दूसरे को अनफेवर करना है ऑटोमेटिकली। दिस इज एन अनडिनायबल फैक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये सीधा सीधा देखने को मिलता है। इट सीम्स दैट कास्ट सेंसस विल हैपन अनलेस समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपन इन आवर पॉलिटी। कास्ट सेंसस तभी देखने को मिलेगी जब तक कि कुछ बहुत ही ज्यादा अद्भुत चीज ना हो।
तभी, मतलब कुछ ऐसा विशेष मतलब एजेंडा आए तभी ये होता है, वरना इस पर ध्यान, अब जैसे अभी सभी लोग डिमांड कर रहे हैं तो ये एक सही समय। देयर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिमांड कमिंग अप बिकॉज मिसमैच बिटवीन नंबर्स दैट वी कम आउट एंड द शेयर इन रिसोर्सेज दैट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। तो ये एक गैप बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटीज़ को कम मिल रहा है जिनको ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम है। दिस इज द काइंड ऑफ नाइटमेयर, ये एक दुस्वप्न है दैट ऑल गवर्नमेंट फियर, सभी डरती हैं, सो दैट दे वुड मच रादर लीव थिंग्स वेग। तो ये एक प्रकार का हो सकता है पूरी पूरी गवर्नमेंट जो है वो चली जाए, इसीलिए क्या होता है, बोलते हैं ना कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डालना, बस इसीलिए। बैकवर्ड कास्ट आर मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन एंड दिस डिस्पेंशन नोज दैट इट कैन नॉट अफोर्ड द लॉस एंड सपोर्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जब ये लॉ लाया जाएगा, सपोर्ट वगैरह, तो एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है वो अगेंस्ट हो सकता है गवर्नमेंट के। तो ये सब जो है प्रॉब्लम है। सोशियो इकोनॉमिक सेंसस की बात करें तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े यहां पर देखने को मिले। 8.69 करोड़ ये पुअर और डिप्राइव्ड लोग हैं। ऐसे 2.3 से 2.37 करोड़ मकान है, मतलब पूरे देश में जो मकान है 13.25% उनका कच्चा, एक ही रूम में पूरा परिवार रह रहा है। 7.16 लाख हाउस होल्ड विद डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि जो विकलांग वगैरह हैं और पूरा परिवार को चलाने का काम उनका। तो सोचिए इन तक एक्चुअल जो है रिजर्वेशन का प्रॉफिट पहुंचना चाहिए। 5.37 करोड़ लोग जो है लैंडलेस हाउस होल्ड वाले हैं, जो टेनेंट हैं वगैरह। 2.50 करोड़ हाउस होल्ड विद 1 सैलरी मेंबर, एक ही व्यक्ति सैलरी कमाता है ना, तो बहुत बड़ा प्रेशर है उन घरों पर। 81.1 लाख हाउस होल्ड पेइंग इनकम टैक्स, बहुत ही कम, देखिए केवल और केवल 2.58 हाउस होल्ड इनकम टैक्स दे रहे हैं। 3.5 करोड़ हाउस होल्ड विद मोटराइज्ड व्हीकल, केवल 3.5 करोड़ घरों में 20.69% लोगों के पास मोटराइज्ड व्हीकल है। ये सेंसस जो है दिखाता है कि रियल पिक्चर क्या है भारत की, और एक्चुअल में इनके आधार पे ही स्कीम्स बनाई जानी चाहिए। तो देख लीजिए 11.4% ही ऐसे घर हैं जिनके घरों में रेफ्रिजरेटर है। 17.85 लाख, मतलब केवल 1% लोग ऐसे हैं हाउस होल्ड हैविंग ए लैंडलाइन कनेक्शन। लैंडलाइन का मतलब जो फोन वगैरह का कनेक्शन है। 12.24 करोड़ पीपल, वो ऐसे लोग हैं 68.35 हाउस होल्ड हैविंग मोबाइल फोन। तो 68% लोगों के पास मोबाइल फोन है हाउस होल्ड में। ये पूरे परिवार की बात की जा रही है और हाउस होल्ड के हिसाब से निर्णय होना चाहिए। 3.1 करोड़ नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल, तो लगभग 17.31 इलिटरेट लोग भी हैं। यहां पर आपको और दिखेगा 73% रूरल एरियाज में रह रहे हैं। 75% जो लोग हैं, देखिए आप 5,000 इंडियन रुपीज से भी कम कमाते हैं। कितना हो गया? $78 ईच मंथ। 78 को यदि मैं 80 ले लूं, 960 आ गया। यदि एनम की बात करें तो $960 आ गया, जबकि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1960 पर कैपिटा है ना। तो ये देखिए बहुत लोग आधे से भी कम पर कैपिटा इनकम से बहुत नीचे सरवाइव कर रहे हैं। केवल 5% से लोग कम जो है वो भारत के इनकम टैक्स दे रहे हैं। ओनली 11% पीपल हैविंग फ्रिज, 28% डोंट ओन ए फोन, 35% आर इलिटरेट। तो ये 35 एग्जैक्टली ये है, वो थोड़ा आंकड़ा थोड़ा सा गलत लग रहा है। ये हाउस होल्ड की बात होगी, है ना, हाउस होल्ड की बात होगी 35, क्योंकि आपको पता है 74% के करीब है ना। जो 2011 का सेंसस था उसमें द लिटरेसी रेट। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन हमने कल डिस्कस किया था, इसके लिए आपके कुछ फैक्ट मैंने रख दिए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए पूरे स्टैटिस्टिक्स डेटा मैंने यहाँ पर पेश कर दिया है, तो आप जरूर इनको पढ़िए। एंड राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज 5.0 डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन आईडेक्स DIO, तो ये जो DIO है यहाँ पर इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, तो एक तो DSIC याद रखना, 5th एडिशन लॉन्च किया है ना, आईडेक्स DIO। ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट हो जाएं। सम ऑफ द प्रॉब्लम स्टूडेंट स्टेटमेंट्स अनवील्ड एज अ पार्ट ऑफ चैलेंज पर्टेनिंग
सिचुएशनल अवेयरनेस, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी पर काम करने के लिए आईडेक्स को बनाया गया है और ये मॉडर्नाइजेशन करेगा। हमारे डिफेंस इंडस्ट्री में 2018 में लॉन्च किया गया था, 5th एडिशन है ये। और इसको फंड कौन करता है? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड विल फंक्शन एज एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ DIO। इज इट क्लियर? तो ये जो है DIO अपने आप में नॉट प्रॉफिट कंपनी है और इसके जो को फाउंडर हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत को फाउंडर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग DPSU। ये तीनों ही क्या है? DIU के को फाउंडर हैं और ये भारत में डिफेंस में हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाएं, स्टार्टअप्स वगैरह में के इन्वॉल्वमेंट भारत में ज़्यादा से ज़्यादा है ना, बंदूक, गन्स वगैरह, तोपें इत्यादि। तो और इसके अलावा जितने भी डिफेंस इंस्टॉलेशन की आवश्यकता है भारत में, उनका विकास एक प्रॉपर स्टेज पर हो सके और इसीलिए डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज 5.0 ये किया गया है। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा, सिचुएशनल अवेयरनेस, सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट किया जाए। तो ये आज के जो टॉपिक्स है आई थिंक आपको पूरी तरह से कवर हो गए होंगे और विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग। और कुछ जो पॉइंट्स है जैसा कि आप लोग मुझे मेल में पूछ रहे थे, हम लोग अगली क्लासेस में उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। 4 जो क्वेश्चंस दिए हैं राइट रिलेटेड टू सेंटर सेक्टर स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो वो जरूर आप लोग लिख देंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।